आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप लोगों को स्वागत करते हैं। पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज द्वारा सारी चीजें जैसे आपको ये ऑनलाइन यूट्यूब पे चलाया जा रहा है चैनल और बहुत सी चीजें हैं जो पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज से दिया जाता है स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट आप लोग जो लोग इस किसी कोर्स के लिए अप्लाई करें वो लोग अपना कंटिन्यूअस जो है किस पर फोकस करें, पढ़ाई के रिलेटेड ऑनलाइन सिस्टम और ऑफलाइन पर दोनों पर कवर करें, जिससे क्या रहता है उनका कोई भी चीज डाउट या कोई भी चीजें पूछना है तो वो अपना कंसंट्रेशन करके अपना जो है किसी जिस लेक्चर पर कोई टीचर ले रहा है जिस सब्जेक्ट पर उस लेक्चर का सही से डिसीजन लेकर उसको कोई भी चीजें डाउट पर क्लियर कर सके। तो ऐसा सिस्टम चलाया गया है, ऐसा सिस्टम पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज द्वारा दिया जा रहा है जिससे बच्चों के लिए बच्चों के भविष्य के लिए यदि वो क्लास में अटेंड नहीं कर पाता है उसके लिए भी इसके लिए यूट्यूब में जाकर पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में या पीआर मेमोरियल प्राइवेट आईटीआई पर सर्च करके अपना वो सारा चीजें देख सकता है जिससे वो चाहता है। यानी कि यदि आप किसी कारण नहीं आ सके, यदि किसी कारण आपका संस्था में उपस्थित नहीं है तो आप क्लासेज को मिस नहीं होगा। इसलिए पीआर मेमोरियल एक ऐसा सिस्टम चलाया ऑनलाइन सिस्टम जो कि हमेशा के लिए कंटिन्यूअस चलता रहेगा। यानी कि पर डे जो लेक्चर दिया जाता है क्लास में वो लेक्चर आपको दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग वीडियो वो आपका यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जबकि अन्य संस्था में ये सारी चीजें नहीं दिया जाता है क्योंकि सारे सिस्टम चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को ऊपर ले जाने के लिए एक इस सिस्टम पर कार्य करना पड़ता है और उस पर हमेशा कंटिन्यू लगातार करना पड़ता है, सारी चीजें तभी हो पाती है। तो स्टूडेंट आपके लिए आपकी फैकल्टी इतने मेहनत, आपके टीचर जो है इतना मेहनत कर रहे हैं आपके प्रति, आप लोगों को परेशानी को, आप लोगों को डाउट को, तो इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि हाँ अपने टीचर की सारी चीजें माने और जिस पर डायरेक्शन में टीचर ले जाना चाहता है, जिस डायरेक्शन में आप फोकस करना चाहता है उस डायरेक्शन में आप लोग सही से मेहनत करें और उस पर कंटिन्यूअस लगातार बने रहिए। तो स्टूडेंट हमारा यही मकसद है आपको अपने लक्ष्य आपके जो लक्ष्य है उस पर, आपका जो टारगेट है उस पर हम पहुंचाने के काबिल बनाए आपको। तो यही मेरा कर्तव्य है और यही आपको हम प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट हम जैसे आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ाने को, वैसे आप लोगों की कर्तव्य होता है कि आप लोग हमेशा उस पर गौर करें और पढ़ें और हमेशा जो है कि उस पर डिस्कशन और पूछें, यही आप लोगों का फर्ज है। ओके गाइस, तो चलते हैं अपने लेक्चर पर जो कि आप लोगों को लेक्चर ले रहे हैं व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस में एसी वेव फॉर्म कैलकुलेशन। एसी वेव फॉर्म कैलकुलेशन में आप लोगों को कुछ टॉपिक आप लोगों को कवर कर दिए यानी कि पढ़ा दिए गए। अब आपको उसी के आगे आपको कुछ टॉपिक बताएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए एसी वेव फॉर्म कैलकुलेशन यानी कि देखा जाता है कि जब किसी एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का किसी इलेक्ट्रिक धारा का मान एवं प्रवाह की दिशा पर निश्चित किया जाता है तो उसमें समय के अंतराल परिवर्तित होती है तो उस एसी फंक्शन को डिवाइड करते हैं। तो उसी की कैलकुलेशन के आधार पर हम आप लोगों को कुछ चीजें बताएंगे जो चीजें आप लोगों को जानना आवश्यक है और एग्जाम में आपको कंटिन्यूअस पूछ सकता है और उस पर समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर जो आपकी समझना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट हम पढ़ा रहे हैं आज का टॉपिक जो है यूनिट जो है 7 है एसी वेव फॉर्म कैलकुलेशन। क्या एसी वेव फॉर्म कैलकुलेशन, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, वेव फॉर्म यानी कि देख रहे जो हमारा कंटीन्यूअस पर यानी परिवर्तित होता रहता है उसे हम वेव फॉर्म कहते हैं। अब देखते हैं वेव फॉर्म की किसी मानक यूनिट को संतुलन करना, ठीक है। अब टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक हमारा है जो कि आरएमएस वैल्यू। जब पूछ लिया आरएमएस का पूरा नाम क्या है तो आपको बताना है रूट में स्क्वायर वैल्यू यानी कि रूट में स्क्वायर होता है आरएमएस का फुल फॉर्म। ओके गाइस, अब इसी में फर्स्ट समझ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं आरएमएस होता क्या है। क्या स्टूडेंट आरएमएस यानी कि में रूट में स्क्वायर होता क्या है। रूट में स्क्वायर वह होता है स्टूडेंट जैसे मान लीजिए किसी एसी करंट यानी कि प्रत्यावर्ती करंट अथवा वोल्टेज के आधे समय यानी कि एक नियम ये भी है आरएमएस के मान पर आधारित होता है। जैसे एसी का वह मान जो दिए गए
समय में उतना ही ऊष्मा परिवर्तित करता है, यानी कि उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना उसे उस समय डीसी पैदा करता है, यानी कि जितना हमारा एसी फंक्शन उत्पन्न करता है उतना हमारा डीसी में ही प्रयुक्त करता है। यही हमारा आरएमएस वॉल्यूम है, क्योंकि यह हमारा एसी करंट अथवा वोल्टेज का मान प्रति क्षण परिवर्तित होता रहता है। अतः मापन करना एवं गणना में उसका आरएमएस मान ही उसका प्रयोग किया जाता है। इसे प्रभावी मान भी कहते हैं। क्या? इसे प्रभाविक मान भी, आरएमएस को क्या कहते हैं? प्रभाविक मान भी कहते हैं। अगर पूछ लिया प्रभाविक मान किसे कहते हैं, तब आप लोगों को यही बताना है कि एसी क्या वह मान जो दिए गए समय में उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करती है जितना कि हमारा डीसी उत्पन्न करती है। क्यों होता है? क्योंकि एसी हमारा करंट वोल्टेज और करंट वोल्टेज को मान के प्रति हमारा क्षण परिवर्तित होता रहता है, जो कि मान एवं गणना में आरएमएस ही उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रभावी मान ही उपयोग किया जाता है। ओके गाइस, अब इसका फार्मूला एक ऐसा रहता है जो कि आरएमएस पर डिपेंडेंट रहता है। क्या होता है स्टूडेंट? आरएमएस 0.7071 मैक्स। लिख लीजिए IRMS इक्वल टू 0 पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? 0.7071 क्या है? 71 क्या है? मैक्स। ओके गाइस, ये हमारा क्या है? ये हमारा पीक वैल्यू बता रहा है। IRMS मतलब कि धारा के दिशा में परिवर्तित होता है। अब इसे हम दूसरे में चेंज करेंगे तब क्या हो जाता है? जैसे हमारा IRMS कर दिया और वैसे हमारा ERMS इक्वल टू 0.707 ई मैक्स। लिख दीजिए, नोट कर लिए। ERMS इक्वल टू 0.707 ई मैक्स। ये हमारा हो गया। ये हमारा IRMS है, एक ERMS है। ओके गाइस, पूछ लिया इसका मान क्या है? 0.7071 मैक्स होता है और ERMS का मान जो होता है इसका होता है 0.707 ई मैक्स होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी के साथ आपका एवरेज वॉल्यूम। आपका सेकंड क्या है? अभी इसके बारे में आप लोगों को बता दिए हैं कि ऐसा होता है। अब नेक्स्ट हमारा है एवरेज वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम औसत, जिसे क्या होगा दोबारा आपको सही से समझ में आ जाएगा और इस समय बोल भी रहे हैं, आपको लाइव चल रहा है तो आप लोग सही से समझ भी लेंगे। ओके गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट हमारा एवरेज वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम क्या होता है? एवरेज वॉल्यूम यानी कि औसत मान वो होता है जैसे प्रत्यवर्ती करंट अथवा वोल्टेज। क्या स्टूडेंट? प्रत्यवर्ती वोल्टेज एवं करंट, प्रत्यवर्ती करंट अथवा वोल्टेज के आधे चक्र समय में तत्कालीन मानों का औसत, उसका मान औसत मान कहलाता है, यानी कि तत्कालीन मानों का औसत उसका औसत मान कहलाता है। इसमें हो जाएगा जैसे आप लोग बताए ERMS इक्वल टू होता है 0.7071 ई मैक्स। आई मैक्स यानी कि आई मैक्स में क्या है? 1 नहीं रहेगा आप लोगों को, ठीक है? जैसे हमने लिखाएगा IRMS इक्वल टू 0.707 ई मैक्स और नेक्स्ट हमारा क्या है? ERMS इक्वल टू 0.707 ई मैक्स। ओके, ये हमारा क्या है? ये हमारा RMS वैल्यू RMS। ओके गाइस, अब हम इसी में चलेंगे नेक्स्ट औसत मान। औसत मान कैसे निकालेंगे? औसत मान इसका क्या होता है? देखिए, औसत मान जैसे हमने IRMS कर दिया वैसे हमारा हो जाएगा क्या? वैसे हमारा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? I average इक्वल टू 0.637 I एवरेज कर सकते हैं या मैक्स कर सकते हैं, दोनों एक ही है। ओके गाइस, अब चलते हैं इसका लिख लीजिए, यानी कि एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू लिख लीजिए आपका फर्स्ट स्टेप एवरेज अगर लिखें तो इसको 60 भाषा में क्या लिखें? एवरेज IB इक्वल टू
0 पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट 0.637 क्या है हमारा आई मैक्स। इसी में आपको निकालना है आई मैक्स दिया, अब ई एवरेज निकालना। ई एवरेज कैसे निकालें, ई एवरेज इक्वल टू 0.637 हमारा ई मैक्स है ना, तो लास्ट में हम ई मैक्स लिखेंगे। ओके ना, इसी तरीके से हमारा इसका एवरेज मान हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं आपका पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट, इसे बोलते हैं पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर। जिसे बोलते हैं क्रेस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर, आपका दोनों एक का ही है, यानी कि एक ही है। अब पीक फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट, इसको समझते हैं। यानी कि शिखर मान तथा प्रभावी मान का अनुपात पीक फैक्टर कहते हैं। क्या, आपका शिखर मान हो गया और प्रभावी मान हो गया, ये हमारा क्या कहते हैं, अनुपात पीक फैक्टर कहते हैं। अब इसका फार्मूला बन जाएगा। आप फार्मूला बताइए स्टूडेंट, आप लोगों को मालूम अगर हो तो। देखिए फार्मूला इसका होता है पीक फैक्टर को पी से, पीक फैक्टर इक्वल टू शिखर मान अपॉन प्रभावी मान, जिसे बोलते हैं, लिख सकते हैं फार्मूला के तौर पर लिख सकते हैं। इसका पूछ दिया कि पीक फैक्टर का फार्मूला या क्रेस्ट फैक्टर का फार्मूला, तब आप लोगों को पता रहना चाहिए। क्रेस्ट फैक्टर फार्मूला होता है इसको लिखिए, यानी कि पीक फैक्टर Pf इक्वल टू लिख सकते हैं I max अपॉन I AB। ठीक, I max इक्वल टू AB लिख सकते हैं। ये चीज क्या है पीक फैक्टर का। अगर पूछ लिया पीक फैक्टर का मान अगर निकाले इस फार्मूले के पावर फैक्टर E max अपॉन I एवरेज, तो इसका मान क्या होगा, तो आप लोग निकालिए। इसका मान होता है 1/707 लिख लीजिए। पूछ लिया इसका मान क्या होता है, अगर निकालेंगे तब लिखिए पावर फैक्टर इक्वल टू I max अपॉन I एवरेज इक्वल टू होता है 1/707 क्या है हमारा, यह हमारा मान है। यह तो नहीं सकते हो, इसका मान अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, इतना आएगा। इतने में से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 1/7.07। ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, ये हमारा पावर फैक्टर इक्वल टू I max अपॉन I एवरेज इक्वल टू 1/7.07। ये हमारा क्या है, पीक फैक्टर का आपका मान आ गया, क्या एवरेज मान आ गया। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है फार फैक्टर। फार फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट, उसको आप लोग बताइए। फार फैक्टर क्या होता है बताइए। फार फैक्टर आप लोगों को निकालना हाई स्कूल या इंटर में आप लोग पढ़े होंगे, ये चीज दिया रहता है। ये हमारा स्टूडेंट आप लोग समझ में आ गया होगा। पीक फैक्टर का हमने पावर फैक्टर यानी पीक फैक्टर इक्वल टू I max अपॉन I एवरेज 1/7.07। ये हमारा क्या पीक फैक्टर। अगर हमें पीक फैक्टर का दूसरा मान निकालना होगा तब क्या निकालेंगे, सेकंड मान अगर निकालने के लिए उपयोग करें तब क्या निकले, तो हमारा जो सेकंड मान निकलेगा तब हमारा Pf इक्वल टू क्या लिखेंगे 1.414। ये हमारा क्या है पावर फैक्टर का सेकंड मान। ये हमारा क्या है फर्स्ट मान, ये हमारा है सेकंड मान। दो चीजें, दो कंडीशन लागू होता है। ओके गाइस, इसी फार्मूले से अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फार फैक्टर। फार फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट, से बोलते हैं प्रभावी मान या औसत मान का अनुपात फार फैक्टर कहलाता है। फार फैक्टर किसे कहते हैं स्टूडेंट, जो हमारा प्रभावी मान और औसत मान का अनुपात फार फैक्टर कहलाता है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका फार्मूला होता है फार फैक्टर इक्वल टू प्रभावी मान अपॉन औसत मान। लिख लीजिए फार फैक्टर इक्वल टू फार फैक्टर कहलाता है। फार फैक्टर फार्मूला क्या होता है, फार फैक्टर जिसे बोलते हैं
ये VF इक्वल टू क्या, औसत मान, यानी कि औसत मान या प्रभावी मान, प्रभावी मान अपान औसत मान, औसत मान, यह हमारा क्या है, पावर फैक्टर। अगर इसे पावर फैक्टर इक्वल टू प्रभावी मान अपान औसत मान, इसका अगर पूछ ले कि इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का 1.11, 1.11, किसका, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर या अपान प्रभावी मान अपान औसत मान, ठीक है, ये हमारा पावर फैक्टर, सॉरी ये जो है पावर फैक्टर हम लिखे, पावर फैक्टर एफ, ठीक है, पावर फैक्टर, ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी में जो है अगर एक फार्मूला के तौर पर पूछे तब क्या बताएंगे, तब हमें आई मैक्स इंटू 0.707, अभी आप लोग बताए थे 0.707, लिख लीजिए पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इक्वल टू, पावर फैक्टर इक्वल टू आई मैक्स, आई मैक्स, आई मैक्स लिख सकते हैं, इस बार इंटू 0.707 अपान, अपान क्या कर देंगे स्टूडेंट, अपान कर देंगे आई मैक्स हमने लिखा, अब आई मैक्स या आई मैक्स इंटू 0.637, आई मैक्स इंटू 0 पॉइंट क्या है स्टूडेंट, 0.676, ये हमारा क्या है, ये आपका निकल गया है पावर फैक्टर का मान। अब पावर फैक्टर के इसे मान कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा पावर फैक्टर इक्वल टू 1.11, ये हमारा मान निकलेगा, ठीक है। यदि पूछ लिया एग्जाम में कि पावर फैक्टर का मान क्या होता है, तब आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन एक ऑप्शन राइट करना है, तो आपका पावर फैक्टर का मान 1.11 होता है, ओके गाइस। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, करंट का वेग जिसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ करंट, वेलोसिटी करंट ऑफ क्या होता है स्टूडेंट, उसको बताइए। वेलोसिटी उसे कहते हैं जो चालक में से करंट प्रवाह की गति प्रकाश की तरंगे की गति के इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है, अर्थात है इसका जो इसकी जो गति होती है, या कह सकते हैं जो करंट है चालकों एवं करंट का प्रवाह की गति प्रकाश की तरंगों का गति के बराबर होता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट V इक्वल टू एफ लैम्डा, V इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ठीक, किसका, वेलोसिटी ऑफ करंट का। वेलोसिटी ऑफ करंट का अगर फार्मूला पूछ लिए, यानी कि फार्मूला पूछ लिए, तब क्या बताना है, तब इसका फार्मूला होता है करंट, वेलोसिटी ऑफ करंट का फार्मूला V इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, जहां पर हमारा V क्या है, V जो हमारा दिया है ये हमारा है करंट का वेग मीटर प्रति सेकंड में होता है, और यह क्या है हमारा, जिसमें यह फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होता है, और लैम्डा क्या है स्टूडेंट, लैम्डा होता है तरंग दैर्घ्य में मीटर में, ओके गाइस। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट स्टेप VL लागू होता है, तरंग दैर्घ्य क्या है, नेक्स्ट हमारा है तरंग दैर्घ्य, जिसे बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ को हिंदी में तरंग दैर्घ्य बोलते हैं स्टूडेंट। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य वह होता है जब किसी वेव यानी कि किसी तरंग के द्वारा एक चक्र के समय में तय की गई सीधी दूरी उसकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसका प्रतीक लैम्डा होता है, क्या होता है स्टूडेंट, इसका प्रतीक लैम्डा होता है। लैम्डा ऐसे, लैम्डा का चिन्ह जो होता है इस तरीके से होता है, तो आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, पूछ लेता है लैम्डा का चिन्ह बताइए, तो आप लोगों को आप पता रहना चाहिए ऐसे होता है, ठीक है। लैम्डा जो कि अगर तरंग दैर्घ्य का यूनिट पूछ लिया या मात्रक पूछ लिया, तब तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इन फेज और आउट फेज। पहला नंबर समझ लेते हैं इन फेज क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, हमारा दिया है इन फेज पहले समझते हैं। इन फेज उसे कहते हैं
जब दो प्रत्यावर्ती राशियां जैसे करंट और वोल्टेज साथ साथ घटती या बढ़ती हुई अपने शिखर का मान पर पहुंचती है तो इन फेजों का राशियां कहलाती है, इन फेज कहलाती है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि आउट फेज। क्या है? सेकंड लास्ट है आउट फेज। आउट फेज क्या होते हैं स्टूडेंट? आउट फेज वह होते हैं जब दो प्रत्यावर्ती राशियां करंट और वोल्टेज समय के साथ घटती बढ़ती हुई कुछ विद्युत अंकों या कुछ इलेक्ट्रिसिटी के अंक के अंतर पर अपने शिखर का मान पर पहुंचती है तो का आउट ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है? आउट ऑफ फेज राशियां कहलाती है। इसमें जैसे अब आपको नेक्स्ट पढ़ना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड माने आयाम। क्या होता है स्टूडेंट? आयाम। अब नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड, जो कहते हैं आयाम। देखिए एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं स्टूडेंट? देखिए एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? ये हमारा फिगर डायग्राम है। इसे हम जीरो से यानी कि शून्य से लिया जाता है। अब इसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए आयाम एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं उसको समझते हैं। एम्पलीट्यूड उसे कहते हैं स्टूडेंट जैसे किसी प्रत्यावर्ती राशि का धन अथवा ऋण दिशा में के मध्य स्तर के सापेक्ष शिखर का मान उसके आयाम कहलाती है, यानी कि एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे अभी आप लोगों को पता है फिगर डायग्राम, और नेक्स्ट में आप बताए थे कैसे इंक्रीज करता है कैसे डिक्रीज करता है। उस फंक्शन में पहले लेक्चर पर हम आप लोग बताए थे, उसी फंक्शन में उसी फिगर के डायग्राम पर इस तरह एक ओपन किया गया है। ठीक है, ये बताया एम्पलीट्यूड किस तरीके से हमारा यदि हमारा एक दिशा एम्पलीट्यूड पीक वैल्यू एंड 0 से प्रदर्शित होता है तब हमारा पीक वैल्यू हम जैसे इंक्रीज करते हैं और फिर डिक्रीज होता है, ये हमारा कंटिन्यू चलता है। जैसे कि आप रेडियो टेलीविजन या कोई भी सुनते हैं, उसमें क्या होता है? तरंगे होती है, यानी कि तरंगे वेव हैं जो कि हमारा ऊपर या घटती रहती, इस तरीके से देखने को आप लोग मिलता है। ठीक है, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये डायग्राम है, आपको डायग्राम जो देख लीजिए अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके गाइस, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन ये है तरंग दैर्ध्य, जिसे बोलते हैं वेव फॉर्म। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव फॉर्म क्या होता है। ये थ्योरेटिकल पार्ट दिया रहता है जो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम रहना है। देखिए वेव फॉर्म नोट कर लीजिए। वेव फॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट? वेव फॉर्म को हिंदी में कहते हैं वेव फॉर्म को हम अगर पूछे हिंदी में कहते हैं तरंग रूप। क्या कहते हैं? तरंग रूप। तरंग रूप क्या होता है? तरंग रूप यानी कि प्रत्यावर्ती राशियों का मान जो विभिन्न समय अंतराल पर लिए जाते हैं। क्या? विभिन्न समय अंतराल पर लिए जाते हैं। उन मान के बिंदुओं का मिलने से जो आकार बनता है वह उस प्रत्यावर्ती राशि की तरंग यानी कि वेव होती है। तरंग का जो वक्री एवं रूप आदर्श माना जाता है वह हमारा उस रूप में से हटाकर देखता है जो कि हमारा कुरूप कहलाता है। क्या? कुरूप कहलाता है। यही हमारा वेव फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस में संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रिएक्टेंस, यह क्या होता है? इस पर आप लोगों को ये चीजें मालूम करना है और मालूम करके फॉर्मूला डिपेंड कर देना है। जैसा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है HL इक्वल टू 2 FL, जिसे ओम में होता है, और दूसरा हमारा क्या है? इसे कैलकुलेट करेंगे तब हमारा क्या होगा? XC इक्वल टू 1/2 FC, जिसे ओम में जेड में करते हैं तब क्या होता है? अंडर रूट या रूट में R का स्क्वायर प्लस XL प्लस या माइनस यानी कि ऋण या धन या ऋण XC का होल स्क्वायर ओम में। अब पावर फैक्टर, पावर को निकालने के लिए क्या करते हैं? ये अधिक पूछता है। क्यों? क्योंकि पावर P इक्वल टू BI cos Y होता है। लिख लीजिए V, नोट कर लीजिए फार्मूला, आप पूछ सकते हैं P इक्वल टू BI cos Y।
वी आई cos फाई क्या है, पावर का है, किसका है, पावर का है। अगर पावर पूछा तब क्या होता है, वी आई cos फाई, वी आई cos फाई का और कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा, वी आई आर अपान जेड, क्या होगा, आर अपान जेड। आर अपान जेड को अगर हम वाट में बदलना चाहें तो हमारा क्या होगा, आई आर, आई के स्क्वायर आर वाट। ठीक, ये हमारा निकल का है। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए, ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, जो कि आना चाहिए आपको। तो आज तक हम लेक्चर ये यूनिट आपको समाप्त कर दिया है। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट यूनिट के साथ लेंगे। ओके गाइस, तो आप लोग इसी तरीके से सारा चीजें नोट डाउन कर लीजिए, सारा चीजें पढ़िए, रीडिंग करिए, तो आप लोगों को वो सारी चीजें जो भी आपको प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है, वो आप टेक्स्ट मैसेज या हमसे जो है ग्रुप में संपर्क करिए या गूगल मीट से संपर्क करके किसी द्वारा कांटेक्ट करके आपको सही तरीके से बताएं। लेकिन जो चीजें इजिप्ट में आप लोग बता दें वो आपको सही तरीका है। यदि आपको एक बार समझ नहीं आता दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं, एनी टाइम देख सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए क्लासेस यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट यूनिट के साथ स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।